सर देखिए मीडिया हर बार जो है एक पंचिंग बैग बन जाता है। नहीं, मुर्गा बिल्कुल। लड़ाई आप हमेशा नेताओं को ही पंचिंग बैग बनाना चाहते हो तो बना लो, मैं बनने के लिए तैयार हूं। मुर्गा लड़ाई सच बात तो ये है सर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, जिसमें आप देखेंगे कि देश के जाने माने शायर और कवि इमरान प्रतापगढ़ी ने डिबेट में किस तरीके से गोदी मीडिया एंकर की धुनाई करी है। आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही विस्फोटक है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं इमरान हूँ, मुझे सिर्फ मुस्लिम फेस क्यों माना जाता है? मैं पार्टी का एक युवा चेहरा हूँ, नौजवान चेहरा हूँ, नौजवान राजनेता हूँ, नए विचारों की बात करता हूँ, तो मुझे फ्रेम में क्यों गढ़ा जाता है? उसमें ये खेल मीडिया भी खेलती है और ये खेल विपक्षी पार्टी भी खेलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्यों ठप्पा लग जाता है? कांग्रेस पार्टी तो सबकी पार्टी है। आप राहुल गांधी का कोई एक बयान उठा के दिखा दीजिए, महात्मा गांधी जी से शुरू करिए, पंडित नेहरू से होते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से होते हुए, मौलाना आज़ाद से होते हुए, इस देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के आखिरी कार्यकाल तक आप बता दीजिए कि कभी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा हो कि हम किसी धर्म विशेष की पार्टी हैं। सबके लिए काम करती है कांग्रेस पार्टी। तो जो इल्ज़ाम लगा करके राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, उस खेल में मीडिया क्यों फंसता है? मुझे लगता है मीडिया को तो क्लियरिटी लानी चाहिए, मीडिया को तो खुल के बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। फायदा नाइस। तो कांग्रेस भी उठाती है ना, तो शाहीन बाग में ही आपको सामने क्यों करती है? कुंभ में तो वो आपका चेहरा सामने नहीं लाती। नहीं, कब हमको कांग्रेस पार्टी ने कब आगे किया शाहीन बाग में? नहीं, जब भी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं, वक्फ के मुद्दे होते हैं, दरअसल, शाहीन बाग के अब यही आंदोलन में पद्मजा जी आप सबसे मुखर आवाज थे। यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है ना, आपकी पार्टी नहीं करती है, मीडिया ढूंढती है। मुझे भी हैरत होती है कि इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ बैठे हैं तो मुझसे इस पे बात नहीं होगी कि मैंने पिछले 3 साल में देश की राज्यसभा में कौन कौन से विषयों पे बात की। मुझसे बात होगी कि इमरान प्रतापगढ़ी आप तो मुस्लिम फेस हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आप तो शाहीन बाग में खड़े थे। आप, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, मैं संगम के किनारे पला बढ़ा हूँ, मुझसे ज्यादा कुंभ शायद किसी ने देखे हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो मैं तो इलाहाबाद की मिट्टी का हूँ, मैंने कुंभ को बसते हुए देखा है, उस मेले को। और हम सारे लोग वहां, आज राजनीति हो रही है, वरना इससे पहले तो जितनी बार भी कुंभ का मेला लगता रहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इलाहाबाद में रहने वाला हर व्यक्ति उसे अपना मेला समझता रहा। और इस बार भी तमाम नफरतें उस वक्त हारी कि जब सारी व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई, लोग परेशान रहे। भगदड़ के बाद देखिए मस्जिदों के दरवाजे खुले, कौन हिंदू था कौन मुसलमान था, सबने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए। क्या बात है। तो हिंदू मुसलमान तो रह ही नहीं गया वहां पर। ये तो जबरदस्ती का बनाया हुआ एक नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, सरकारों को सूट करता है। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस, आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने कुंभ की बात करी और आपने कहा कि क्यों ये एक गलत धारणा बनाती है, ये सब मीडिया की गलती है। सर सॉरी टू से, पिछले हफ्ते आपने इफ्तार की पार्टी रखी, वहां राहुल गांधी जी गए और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इफ्तार पार्टी में गए, तुलना किसने की? सभी एक आम जनमानस टीम से सवाल क्यों पूछ रहा किया है। तुलना? इसलिए तुलना की। राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। बात तो सही है। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व तो क्यों नहीं निभाता? गजब बेइज्जती है। सर आपको लगता नहीं है कि अगर, चलिए आप लोग 60 करोड़ का वो जो आंकड़ा है वो नहीं मानते हैं, 66 करोड़ का, मैं कह रही हूँ कि वहां पे अगर 2 लोग भी गए, 1.5 महीना चला महाकुंभ, चलिए वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही, लेकिन जब केदारनाथ गए, वो वैष्णो देवी गए, सबने उनकी सराहना की। वही थे जिन्होंने आकर के ये भी कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, किसी ने उनको ऐसा बोला नहीं था कहने के लिए। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती, और फिर इफ्तार के मौके पर एक हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूँ वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी ये सवाल तो पूछेंगे। अच्छा, तो सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में?
चीटिंग करता है तू। उम्मीद है आरएसएस आपका जवाब देगी। नहीं नहीं, आप बताइए गए थे कि नहीं? आपको तो नहीं, वो हमसे नहीं ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, but मोहन भागवत जी गए नहीं थे कि कांग्रेस के भी कई नेता गए थे, दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी, डीके शिव कुमार जी गए थे और उनका विरोध हुआ। उनके बाद तो किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? कर्नाटक यही में नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है, जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक, कौन विरोध करता है? कैसी बात यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह, जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ नहाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में फर्क ये है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फर्क सिर्फ इतना। दरअसल उन दोनों के पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी एक सदियों की, इस देश के दलितों की सदियों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकती, उसको आपको सामाजिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। इस देश में अभी रणदीप सुरजेवाला जी जो बात कह रहे थे, हजारों सालों की एक पीड़ा है जिसको मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी कह रहे हैं, तो उसे आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। उनकी पूरी एक नस्ल ने जो झेला है उसको किसी राजनीति से हल नहीं किया जा सकता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसको सामाजिक सुधार से हल किया जा सकता है और उसको, उस सवाल को सबको फेस करना पड़ेगा। एकदम स्वाभाविक सी बात है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात कही है क्या? प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्रा की थी, गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको दिया था, उन्होंने यात्रा की थी। आपने कभी उनको जो है मतलब आस्था से फिर उसको क्यों नहीं जोड़ा? भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। प्यारी समझ गई। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है। राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के, महाकाल के दर्शन करने जाकर के, शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं। वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब यही मैं कहता हूँ ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मेरा ये आपके सामने विरोध में दर्ज करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि समाज में अब इस तरीके की कटुता बन रही है, तो एक सामाजिक आईने में आप इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे बयां करेंगे? आप इसके बारे में जब सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि मैं शायर इमरान, इसको जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं दुखी होता हूँ। मैं शायर हूँ तो जाहिर सी बात है कि किसी भी आम इंसान से ज्यादा संवेदनशील होता है कवि और शायर। कोई भी किसी भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ज्यादा संवेदनशील होगा। मैं दुखी होता हूँ इस तरह के आरोप देख करके, इस तरह की बातें सुन के कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चंद राजनीतिक फायदे के लिए, थोड़े से वोट बढ़ जाएंगे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है और वो आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान देगी। इस बात सत्ता में जब आप बैठते हैं तो आप किसी धर्म के नहीं रह जाते हैं। जब मैं देश के संविधान की शपथ लेता हूं देश की संसद में खड़ा होकर के, तो मैं भले ही मुसलमान हूं, लेकिन जब मैं राजतंत्र मेरे हाथ में आएगा तो उस वक्त मेरा दायित्व होगा कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, मेरे लिए समान है वो। मैं उसके लिए, मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था में किसी चीज को चुन सकता हूं, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। देश का सिर्फ एक धर्म है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई किताब देश संविधान से चलेगा, जिसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं। मजा आया। तो इसे धर्म के चश्मे से ना देखिए, बिल्कुल मत देखिए। मैं पूरे देश से ये कहना चाहता हूं। आज जब रमजान के महीने में और होली के आसपास जब बात हुई थी गुजिया और सेवइयों की, क्यों लगता है आपको ऐसा माहौल क्यों बना है? बनाया गया और इसको बनाया गया है। बदला कैसे जा सकता? बनाया गया है,
विक्रांत भाई हैं, आपके संवाददाता हैं, वो मेरे यहाँ सिवई खाते हैं, मुझे बुलाते नहीं, वरना मैं इनके यहाँ गुजिया भी खाने जाऊंगा। ये बुलाएं मुझे, मैं बिल्कुल खाऊंगा। ये तो बनाया गया है ना, ये तो सत्ता को फायदा दे रहा है, इसलिए सत्ता के इशारे पर उनके अपने लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और अफसोस ये है कि अब अधिकारी भी वो भाषा बोलने लगे जो राजनेता बोलते थे, और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इस देश के संविधान को हर दिन कमजोर किया जा रहा है। नई पीढ़ी को इस तरह के बयान सुन के हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा रोमांच आता हो, लेकिन वर्दी का कोई धर्म नहीं होता है। वर्दी का सिर्फ एक धर्म है, देश में एकता, अखंडता, उसकी एकजुटता, संविधान के प्रति संकल्प, सिर्फ एक धर्म है वर्दी का। अगर कोई अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार बताए। मुझे लगता है यह सवाल इमरान से नहीं पूछा जाना चाहिए, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए नेताओं से पूछा जाना चाहिए, यह सवाल जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछा जाना चाहिए। गजब बेइज्जती है। अगर अभी वो सीओ संभल के अनुज चौधरी आपको सुन रहे हैं, आप क्या बोलेंगे उनको? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो नड्डा जी से कहूंगा, मोदी जी से कहूंगा। क्या कहें? मुझे पता है वो तो छोटे से मोहरे हैं, कोई भी अधिकारी छोटा सा मोहरा है। वो एक दिन लखनऊ से फोन चला जाए, उसके बाद वो आपको लगता है कुछ बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। लखनऊ से फोन नहीं जा रहा है, बल्कि संबल दिया जा रहा है, ताकत दी जा रही है। और फिर मुझे लगता है कि जिस दिन दिल्ली से फोन चला जाए लखनऊ, तो फिर लखनऊ फोन कर देगा उसको। ये कब होगा? मैं इसी बात को तो देश की संसद में हर बार उठाता हूं कि ये जो भाषा बोली जा रही है देश में, ये बुलवाई जा रही है। ऐसे ही नहीं, इससे पहले भी तो ईद आती थी, इससे पहले भी तो होली आती थी, इससे पहले भी तो अलविदा होता था, जुमे की नमाज होती थी। इससे पहले कोई अधिकारी इस तरह की भाषा क्यों नहीं बोलता था? बात तो सही है। और अगर आज बोल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी क्या दोनों तरफ की नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप कह रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है, माहौल तो तब भी खराब होता है अगर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करने लगता है। और आप कह रहे हैं कि ठीक है ये डिस्ट्रैक्शन है, मीडिया की गलती है। मीडिया तो किसी के मुंह में उंगली डाल करके नहीं कह रही है कि आप औरंगजेब को कहिए कि वो बहुत महान नेता थे, बहुत महान नायक थे। कौन बता या रहा कोई है? ये भी नहीं कह रहा कौन सर, बता रहा है मैं महान? जिम्मेदारी से ये कहना कौन चाहती बता हूँ। रहा है महान? मैं जानना चाहता हूँ उस व्यक्ति अबू का आजमी नाम। ने? क्या बताया अबू उन्होंने? आजमी ने? क्या बताया उन्होंने कहा कि वो भी एक महान नायक, उनका एग्जैक्ट अगर वर्ड मैं याद करूं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब भी उनकी अपनी जगह है देखिए, इतिहास हर में। व्यक्ति और वाक्पटु नहीं होता। औरंगजेब भी एक महान आदमी था। हर व्यक्ति वाक्पटु नहीं होता। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बोलना कुछ और चाहते हैं, भाषा में वाक्पटुता नहीं होती, कुछ और निकल जाता है, मीडिया उसको कुछ और बता के पेश करता है, भाजपा उसको कुछ और बता करके देश के सामने रख देती है। इस देश में नायक महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मौलाना आजाद हैं, जिन जिन लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं। इस देश को जब मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि इस देश को जिन जिन लोगों ने लोकतंत्र दिलाने में, संविधान दिलाने में रत्ती भर भी मदद की है, वो सब इस देश के नायक हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर और बाकी कोई नायक नहीं है। पर अबू आजमी अब जबरदस्ती के नायक ढूंढ करके, खलनायक ढूंढ करके, राजेश रेड्डी का एक शेर है कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करिए। कौन उखाड़ रहा है? आप सोचिए ना, इसके पीछे फायदा किसको है? 300 साल पुराना, 400 साल पुराना इतिहास बताइए। अभी कहिए कि 1857 में जब अंग्रेज जो है वो गोलियां मार रहे थे, उन पे बात कर लीजिए तो बात नहीं करेंगे। जलियांवाला बाग पे बात कर लीजिए तो उस पे बात नहीं करेंगे। यहां जाकर के कोई एक बोर्ड लगा होगा तो उस पे कालिक पोत देंगे। लेकिन इसी दिल्ली में बहुत सारे अंग्रेजों से जुड़े हुए स्मारक हैं, उनकी यादें हैं, उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। आगे स्वाद। तो ये जो राजनीति है, इसको समझिए, और मतलब ऊपर वाले के लिए इस राजनीति से देश को आजाद कराइए, वरना ये राजनीति देश को बहुत खराब दिशा में ले जा रही है, अराजक बना रही है, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं। 400-500 सालों का इतिहास सुन करके, गड़े मुर्दे उखाड़ करके, उस पर संवाद करके, उस पर बात करके क्या हासिल हो जाए? और बहुत महत्वपूर्ण बात, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं।
हम इतिहास को कैसे समझें? किताबों से समझें या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भाजपा का आईटी सेल भेज रहा है उसको सत्य माने? मैं यहाँ बैठ के टीवी 9 पे पूछना चाहता हूँ। नहीं, हमें सिर्फ तथ्यों पे जाना चाहिए। तथ्यों पे जाना चाहिए। सिर्फ तथ्यों पे। तथ्य पढ़िए, हमसे कुछ पूछने के बजाय कि कौन नायक था, कौन खलनायक था। आप खुद इतिहास में ढूंढिए ना कि किसकी क्या स्थिति थी, किसके बारे में क्या लिखा है। इस पे नेताओं से आप बुलवाओगे, भारतीय जनता पार्टी फिर उस पे काउंटर करेगी। वो जैसे मुर्गा लड़ाने वाला खेल चल रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है। मैं इस पूरे खेल के खिलाफ हूं। दरअसल मैं चूंकि शायर भी हूं, नेता बाद में हूं, तो मैं इस पूरे खेल को मैं अभी सवाल जब पूछ रहे थे विक्रांत जी रणदीप सुरजेवाला जी से, तो मैं उस समय सदन में मौजूद था जब ये सब हो रहा था। जब वो बोल रहे थे रामजीलाल सुमन जी, तो सत्ता पक्ष के सारे लोग चुपचाप बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद उनको याद आया कि इस पे तो फायदा उठाया जा सकता है राजनीति। फिर राजनीति शुरू हुई। नहीं, किसको याद तो आया? राजनीति रामजीलाल सुमन को नहीं याद आया कि राजनीतिक मुझे फायदा दोनों को उठाया नहीं जा याद सकता आया। है? दोनों को नहीं याद आया। ना रामजीलाल सुमन जी को उस समय याद था, ना भाजपा को याद था। मैं तो बैठा था ना, हम तो तटस्थ थे, हम तो तीसरी तरफ थे। तो गलती इसमें किसकी है? अब जिसकी आप गलती निकाल दें। नहीं, आप तो मौजूद नहीं, थे, हम आप कह रहे हैं, बताइए। नहीं, मैंने कहा ना, आप जिसकी गलती चाहे उसकी गलती निकाल दें। नहीं, जो लेकिन राणा सांगा को गद्दार बोले। अल्टीमेट मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ना, मैंने मीडियल हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो देश से पूछना चाहता हूं कि मैं इतिहास की किताबों से पढ़ूं, इतिहास की किताबों में जो लिखा है उससे उस पे बात करूं, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और फेसबुक पे रोज पढ़ाया जा रहा है उस पे बात करूं। नहीं, बिल्कुल इतिहास की किताबों पे बात फिर करें। इसीलिए क्यों? वो मीडिया में मौजूद हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। भारतीय जनता पार्टी का भी हर नेता पढ़ा लिखा है, ज्यादातर तो पढ़े ही लिखे हैं। तो वो क्यों नहीं उन किताबों को उठा के पढ़ते? और फिर रणदीप जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं बार बार उनको कोट कर रहा हूं कि आप सवाल ना करो किसी अच्छे विषय पे, इसलिए उठा के लाएंगे। आप पूछोगे कि भैया इसी देश में 100 रुपए किलो टमाटर कैसे बिक रहा है, तो बोलेंगे औरंगजेब क्रूर था या अन्यायी था। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बिल्कुल मानते हैं भाई, पूरा देश मानता है। तो इसमें सवाल कहां से बनता है? हर राजा जो सत्ता के विस्तार के लिए लड़ रहा था, उस सब अपने समय में उसने क्रूरता दिखाई, कोई भी राजा रहा। तो हम उन राजाओं पे बात करने के बजाय जो आज के राजा हैं, जो औरंगजेब से भी मतलब ज्यादा सत्ता विस्तार के लिए लालायित हैं और परेशान हैं और उससे भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं जनता के साथ, उन पे बात करें कि हम उस पे जाकर के 500 साल पुरानी बातों पे बात करें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर देखिए, मीडिया हर बार जो है एक पंचिंग बैग बन जाता है। नहीं, पर बिल्कुल। मुर्गा लड़ाई आप हमेशा नेताओं को ही पंचिंग बैग बनाना चाहते हो, तो बना लो, मैं बनने के लिए तैयार हूं। मुर्गा लड़ाई, सच बात तो ये है सर, शुरू तो नेता करते हैं। अब सारी वो हल्के गलती से नेताओं अपना की एक है। हिंट डाल देते हैं। मतलब अबू आजमी जी से भी हमने तो नहीं जब मैं बुलवाया। मंचों पे था कभी इम्तियाज सम्मेलन में, जलील को पद्मजा हमने जी, तो नहीं भेजा। जब मैं मंचों पे था तो मैं भी नेताओं पे बहुत कविताएं सुनाता था और बेचारा नेता सामने बैठ करके ताली बजाता था। अब खुद नेता हूं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप सुनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूं कि सारी गलती नेताओं की ही है, लेकिन नेताओं में भी आकर के रोकने का दायित्व किसका है? सत्ता आपको क्यों मिलती है? महाराष्ट्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार। आप जो इतिहास देश के सामने रखना चाहते हैं, 10-11 साल में उसको स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब है तो आप झूठा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप 10 लोगों को भेज करके काली पुतवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई का नाटक करेंगे। ये प्रहसन चल क्यों रहा है? एक झटके में सब बदल दीजिए ना। रोज रोज ये खेल क्यों खेल रहे हैं? जितने अंग्रेजों के नाम पे रोड हो सबके नाम बदल दीजिए। मुगलों से इतनी आपत्ति है, सब बदल दीजिए। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह, जिसने 1857 की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संग्राम का नेतृत्व किया, जिसकी अगुवाई में रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के तात्या टोपे तक सब लड़ रहे थे, उस इतिहास को भी मटिया मेट कर दीजिए ना। आपके हाथ में है, कर दीजिए। पर इस विषय पे एक आखिरी चीज बोलना चाहती हूँ। अभी संघ से भी ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि बार बार अपनी राजनीति के लिए औरंगजेब को क्यों याद किया जाता है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। दारा को भी याद कर सकते हैं। अच्छी बात आपने कही। मुझे हैरत है कि भाजपा फिर संघ को क्यों नहीं मान रही आजकल? क्योंकि भाजपा के नेता पहले जिक्र भाजपा नहीं नहीं मानती करते। क्या? नागपुर के अंदर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए कह रहे हैं गए। कि महाराष्ट्र में एक और जगह थी सर, पहली बात तो जहाँ किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, डाल दिया औरंगजेब पे। आपके पास ऐसा कोई विजुअल है जिसमें जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहा हूँ? मुझे सुना दें। लड़कों ने मुझे सुना दें। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूँ। निकलवा करके दिखाते मैं हैं। महाराष्ट्र से सांसद हूँ। नागपुर के अंदर मैं प्रोटेस्ट महाराष्ट्र हुआ। से सांसद हूँ। मुझे उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से टीवी 9 पे कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी विजुअल, ऐसा कोई भी ऑडियो आप सुनवा दें।
ठीक है, वहां पर नारे लगे हैं, झूठ ऑन बात कैमरा है। लगे। ये झूठी बात है, निरी झूठी बात है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, कोई नहीं लगाता, कोई नहीं लगा सकता, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास कोई वीडियो आया होगा तो वो भाजपा के आईटी सेल का डॉक्टर्ड वीडियो होगा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा ये हूं। और पुलिस अगर ने- ऐसा हुआ है तो इस किसी एफआईआर में दर्ज हुआ है या नहीं? हाँ, उनके खिलाफ कौन सा एफआईआर एफआईआर? हुआ है। नहीं, एफआईआर में दिखाती ये हूँ मैं दर्ज हुई आपको। है चीज? कि औरंगजेब के नारे लगे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद कहां की। कहां पे दर्ज हुई? और आप यही मुझे कहीं बताइए। नहीं, महाराष्ट्र में इस पे भी एफआईआर हुई है। और एक शख्स ने औरंगजेब को लेकर के व्हाट्सएप का अपना स्टेटस लगाया, उसको लेकर के देखिए, तनाव हो गया, उस नागपुर पे भी में जो एफआईआर कुछ भी हुआ उसके पीछे की पूरी कहानी ये है, जो मैंने वहां के लोगों से बात की, कि जब तक औरंगजेब का पुतला लेकर के या उनकी फोटो लेकर के जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। कोई एक चादर मजार से उठा करके उसको लपेट करके जब उसको जलाया गया तो एक अफवाह ये फैली कि उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। अफवाह फैली। अब मैं यहां आता हूं, दिन भर विरोध प्रदर्शन चलता रहा, प्रोटेस्ट चलता रहा, पुलिस क्या कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर 12:30 बजे। एफआईआर दर्ज करने से जिम्मेदारी खत्म हो गई। आग लगी, दुकानें जली, घर जले, या फिर लोगों की गाड़ियां जली, वो शाम के 7:30 बजे शुरू लोग हुआ। जख्मी हुए। तब तक दिन भर प्रशासन क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, किसका फेल्योर है? मुख्यमंत्री का फेल्योर नहीं है ये। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? एलआईयू क्या कर रहा था? जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी भी जिम्मेदारी कांग्रेस पे डाल दी जाएगी या फिर इसकी जिम्मेदारी भाजपा लेगी आगे बढ़कर? नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो अधिकारियों अगर को होनी अगर चाहिए। अगर खुद मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री वहां पर जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, नितेश राणे, अगर आप बताइए क्या वो संविधान को मानता है? शपथ उसने संविधान की ली है ना। और वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ अगर मतलब बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करती हुई टिप्पणियां करता है तो पूरी भाजपा सो रही है, मुख्यमंत्री सो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं हैं इन बातों को। और अगर सुनते हैं तो ऐसे लोगों पे लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? सवाल है या नहीं? और ये सवाल इमरान प्रतापगढ़ी पूछे इससे पहले मुझे लगता है कि लोकतंत्र का चौथा खंबा खड़ा हो, ये सवाल पूछना शुरू करे। और विश्वास करें, जिस दिन ये चौथा खंबा ये सवाल पूछना मजबूती से शुरू कर देगा, और ऐसे फुटकर नेताओं को मीडिया में तवज्जो मिलना बंद हो जाएगी। तो ये जितने सोशल मीडिया के फुटेज पाने की चाह में घूम रहे हैं, दुकानें बंद करवाते हुए, भाषणबाजी करते हुए, ये सब दो कार्यक्रमों में इनको फुटेज ना मिले, ये सब घर बैठ जाएंगे। इनको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, आउटकम कम आ रहा है। अभी इनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट चवन्नी का है, आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है। मैं जाके एक बयान दे देता हूं। कितनी मुश्किल से साफ सुथरी राजनीति करने वाला व्यक्ति जिंदगी भर चप्पल घिसता है, मेहनत करता है, जनता के बीच में जाता है, लोगों से मोहब्बत की बातें करता है, उसको मीडिया में कभी कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन एक कोई नेता खड़ा होगा और कहेगा कि ये दुकान बंद करो, ये नाम कैसे लिखा है, इस नाम को बदल दो, वो अगले दिन देश भर में वायरल है। सबसे शॉर्टकट रास्ता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी टिकट लेके खड़ी है कि आओ भैया, तुम सभासद बनो, तुम विधायक बनो। भाई मजा आया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।